वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर में हमने डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन देखी थी और ये कहा था चाहे डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, कोई भी हो, कंस्ट्रक्शन हमारी क्या रहती है, सेम ही रहती है। तो कंस्ट्रक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। आज हम सेम कंस्ट्रक्शन का ही एक क्या दिखा रहे हैं, डायग्राम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि वो जो हमने लास्ट लेक्चर में कंस्ट्रक्शन देखी थी वो देखी थी हमने एक तरीके से कंस्ट्रक्शन ये कह दो इसका व्यू बनाया था, एक पेपर पे 2D डायग्राम बनाया था, जिससे हमने सिर्फ नेम 2D डायग्राम ये साइड व्यू देख लिया था कि क्या क्या चीजें मशीन में होती हैं। जो प्रॉपर हमारी मशीन होती है डीसी मशीन, चाहे मोटर जनरेटर कुछ भी कहें, उसका डायग्राम हम यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं जो आपने देखी होगी। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम आपने देखा होगा जो रियल में होता है। वो हमने सिर्फ स्टडी के लिए देखा था, एक 2D डायग्राम नॉर्मल देख लिया था स्टडी के लिए और बेसिक उसकी चीजों को पेपर पे क्या कर लिया था, ड्रॉ कर लिया था। वही चीज देखो अब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्या कहा था, एक स्टेटर होता है, रोटर होता है। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट, रोटर रोटेशनल पार्ट। तो स्टेटर में जो एक पार्ट कहा था मेन, वो क्या था, योक। तो ये देखो बाहर का आउटर पार्ट ही तो योक था हमारा, ये रहा हमारा आउटर पार्ट योक। तो जो ब्लू कलर का पार्ट है ये हमारा क्या है, योक है। इसे हम क्या भी बोलते हैं, फ्रेम भी कहते हैं। फ्रेम ही तो है, फ्रेम मतलब किसी चीज की आउटर वाला पार्ट जो उसका प्रोटेक्शन करता है। तो ये हो गया हमारा फ्रेम, इसे हम क्या भी कह सकते हैं, योक भी लिख सकते हो। तो आउटर पार्ट हमारा क्या है, योक। योक पे हमारी क्या होती थी, फील्ड वाइंडिंग होती थी, अंदर पोल माउंट रहते थे, पोल और पोल शू। तो इसी योक पे हमारे ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है अगर दिख रहा होगा ब्राउन पार्ट, ये हमारा यहाँ पर क्या है, स्टेटर। जो ये योक का या ये कहो फ्रेम के अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टेटर है। फ्रेम के अंदर ही योक और वही क्या है, स्टेटर। इस पे क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। तो इसी योक के मतलब इसी फ्रेम के अंदर हमारे यहाँ क्या है, इसके भी अंदर की तरफ कहो पोल्स हैं और उस पोल पे क्या है, वाइंडिंग है। ये वाली जो वाइंडिंग है ना, ये ब्राउन कलर जो दिख रहा है, ये हमारी कौन सी वाइंडिंग हो रही है, फील्ड वाइंडिंग हो रही है। या तो डीसी मोटर क्या बना लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट लेके बना लेते हैं, उसमें फील्ड वाइंडिंग की नीड नहीं होती। पर जो आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, फील्ड वाइंडिंग करते हैं तो पोल और पोल कोर होते हैं। तो ये रहे पोल और पोल कोर है, उस पर हमारी क्या हो रही है, फील्ड वाइंडिंग हो रही है। इसमें शो नहीं हो रही होगी, बस हल्का सा कट करके इन्होंने एक व्यू दिखा रखा है। फिर ये जो बीच वाला पार्ट है, देखो ये बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट हमारा क्या है, ये शाफ्ट है। कहा था बीच में क्या होती है, शाफ्ट होती है। शाफ्ट के ऊपर रोटर माउंट रहता है। तो ये शाफ्ट है, ये पतली वाली ये रही शाफ्ट। क्योंकि अगर कोई भी लोड चलाएंगे वो रोटर पे नहीं लगा देंगे, लोड हमेशा किस पे लगाएंगे, शाफ्ट पे लगाएंगे। शाफ्ट घूमेगी तो लोड घूमेगा, या शाफ्ट को घुमाएंगे। जब जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो ऐसे शाफ्ट को घुमाना पड़ता है ना, कोई एक रस्सी सी होती है और उससे तुम बड़ी तेज खींचते हो, 3-4 बार खींचते हो, वही शाफ्ट को ही मूव करते हो। ठीक है, तो चाहे लोड लगाना हो शाफ्ट पे लगाएंगे, या जनरेटर स्टार्ट करने के लिए शाफ्ट घुमानी हो, रोटर को मूव कराना हो तो शाफ्ट को मूव कराएंगे, शाफ्ट पे ही रोटर माउंट रहता है। ये रहा रोटर। रोटर पे क्या कहा था कि आर्मेचर होता है और आर्मेचर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है, स्लॉट कटे हुए रहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ग्रे कलर की, ये आर्मेचर है और आर्मेचर में ये स्लॉट कटे हुए हैं। आर्मेचर में क्या कटे हुए हैं, स्लॉट। ठीक है, इन स्लॉट में जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग कौन सी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो लिखा है ये देखो आर्मेचर, और आर्मेचर में ये जो वाइंडिंग हो रही है ब्राउन कलर है, ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, अब आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, आर्मेचर अभी जब वर्किंग समझोगे तो भी थोड़ा समझ में आएगा। आर्मेचर वाइंडिंग में उसकी सारी वाइंडिंग हमारी क्या रहती है, कम्यूटेटर लगा रहता है जो AC टू DC या DC टू AC करने का काम करता है। वर्किंग में समझ जाओगे कैसे। तो यहाँ पर ये होता है, देखो ये कम्यूटेटर है, ये हमारा जो पार्ट है ये क्या है, कम्यूटेटर है। इतना यहाँ तक का हिस्सा तो ये तो तुम्हारा आर्मेचर हो गया, आर्मेचर की वाइंडिंग हो गई ब्राउन कलर की। और ये जो देखो गोल्डन पार्ट दिख रहा है, ये कम्यूटेटर है। और कम्यूटेटर में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, कट, वो उतने ही होते हैं जितने तुमने क्या कर रखा है, आर्मेचर की वाइंडिंग कर रखी है। वो सारी जो वाइंडिंग्स हमारी होती है वो क्या होती है, इन पर ये जो आर्मेचर के अलग अलग कट होते हैं ना, ये कम्यूटेटर के उस पे जाके ये कनेक्ट रहती है। और कम्यूटेटर कहाँ था, कॉपर का बना होता है, और जो पूरा कम्यूटेटर होता है वो बीच में से भी क्या रहता है, आइसोलेटेड रहता है माइका से। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर है, ये देखो कम्यूटेटर लिख रखा है, ये कम्यूटेटर हो गया।
कम्यूटेटर हो गया तुम्हारा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर पे ही और क्या चीज हमारी लगी होती है कि कम्यूटेटर के बाद अब इस आर्मेचर वाइंडिंग पे हमेशा क्या होता है, या तो ये करंट डिलीवर करती है या करंट लेती है, इसका मतलब करंट कैरी करती है। तो करंट को सप्लाई करने के लिए बाहर से तार जोड़ने पड़ेंगे। तो जो कम्यूटेटर कनेक्ट रहता है, कम्यूटेटर पे दो और क्या चीज कनेक्ट रहती है, ब्रश। तो इसी कम्यूटेटर पे ये वाला, इसमें इतना साफ यहाँ पर दिख नहीं रहा, कम्यूटेटर पे ही यहाँ हमारे दोनों तरफ क्या रहते हैं, मतलब एक ब्रश का बॉक्स रहता है, मतलब ब्रश रहते हैं, दोनों तरफ ब्रश कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ ब्रश कनेक्ट यहाँ पर रहते हैं। तो दोनों तरफ ब्रश कनेक्ट रहते हैं जो अपोजिट टर्मिनल के होते हैं, एक पॉजिटिव सप्लाई के लिए, एक निगेटिव सप्लाई के लिए। जब डीसी देंगे तो एक पे पॉजिटिव देंगे, किसी भी एक पर निगेटिव देंगे, ऐसी जो आउटपुट मिलेगा वो भी इसी तरीके से मिलेगा। तो ये हमारे दो ब्रशेस रहते हैं जो कम्यूटेटर या इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये लिखा देखो, ब्रश असेंबली लिखा भी है। तो यहां से ऐसे एक ब्रश यहाँ कनेक्ट है और एक ब्रश इस दूसरी साइड कनेक्ट होगा। यहां से हमें क्या मिल जाती है, सप्लाई। अब ब्रश से ये जो तार बाहर जा रहे हैं, ब्रश से यहीं पे हमारा टर्मिनल बॉक्स होता है। यहाँ टर्मिनल बॉक्स दिखा नहीं रखा है, यही हमारा क्या होता है, एक टर्मिनल बॉक्स होता है जो हम बाहर से मोटर में दिखते होंगे, दो तार जा रहे होते हैं, एक बॉक्स होता है, उसी बॉक्स से दो तार बाहर की तरफ क्या होते हैं, जा रहे होते हैं। ठीक है, ब्रश और टर्मिनल बॉक्स इसी पे ही अटैच रहता है। ये अब मोटर को क्या कर देते हैं, दोनों तरफ से बंद कर देते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि उसके अंदर कोई कुछ डाल ना दे या कोई अपना हाथ ही ना डाल दे, कुछ चीज उसमें चली ना जाए, उसके लिए दोनों तरफ से सेफ्टी के लिए बंद कर देते हैं। बड़ी मोटर्स होती हैं उसमें हीट जनरेट होती है, उसके लिए फैन भी लगा देते हैं। तो ये आखिरी में ये होता है एंड ब्रैकेट, यहाँ एंड ब्रैकेट होता है। और यहाँ पर एक बियरिंग भी होती है। बियरिंग किसके लिए होती है, ताकि ये स्मूथली क्या कर सके, रोटेट कर सके, उसके लिए क्या लगे होते हैं, बियरिंग लगे हुए होते हैं। तो शाफ्ट के इधर क्या भी लगे रहते हैं, बियरिंग भी लगे रहते हैं, दोनों तरफ हमारे बियरिंग लगे रहते हैं, ताकि ये इजीली क्या कर सके, रोटेट कर सके। अगर बियरिंग हमारे खराब हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, तो ये क्या नहीं कर पाता, रोटेट नहीं कर पाता, लगने लगता है। तो इसलिए इजीली स्मूथली रोटेट करने के लिए क्या लगा रहता है, बियरिंग लगे रहते हैं। ये एंड ब्रैकेट है, इससे मोटर क्या कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। और यहीं पे ही एंड ब्रैकेट पे ही यहाँ पर शाफ्ट पे भी फैन भी लगा होता है बड़ी मोटर्स में, जिससे हीट को ये क्या कर सकता है, नेचुरली एयर कूलिंग के माध्यम से ठंडा कर सकता है, मतलब इसको, मोटर को। तो ये एक तरीके से जो हमने कंस्ट्रक्शन देखी थी, उस कंस्ट्रक्शन का रियल व्यू है कि रियल में जो हमारी मोटर होती है वो इस टाइप की रहती है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, हमारी एक तो क्या होती है, जनरेटर होता है, एक हमारा क्या होता है, मोटर होता है। क्या चीज बताई थी कि जो हमारा जनरेटर होता है, नेम से ही पता लग रहा है कि हमारा क्या है, जनरेटर है। पूरा लिख देते हैं, चलो यहाँ पर क्या है, जनरेटर। जनरेटर हमारा क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस, कोई सा भी जनरेटर है, ऐसी डिवाइस जो हमारा क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी टू क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हमारी क्या होती है, जनरेटर होते हैं। डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो हमारी क्या करती हैं, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी बोलते हैं, ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती हैं। और अगर मोटर की बात करें तो मोटर हमारा क्या करता है, एक ऐसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है मोटर जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, ये हमारे मोटर और जनरेटर होते हैं। जो अब चाहे डीसी की बात करें या एसी की बात करें, एक हमारा जनरेटर होगा और एक हमारा क्या होगा, मोटर होगा, चाहे डीसी में या हम किसकी बात कर रहे हैं, एसी की बात कर रहे हैं। अगर अब हम जनरेटर की बात करें, अब हम किसकी बात अगर करते हैं, जनरेटर की बात करें, जनरेटर को हमने शॉर्ट में इस तरीके से लिख ले भाई। जनरेटर में क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं और कौन सी एनर्जी हमें मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो इसके लिए मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखना पड़ेगा कि ये हो कैसे रहा है। तो सेम जैसे हमने फैराडेज लॉ पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अब चाहे हम 3 फेज ये डीसी मशीन पढ़े, इंडक्शन मोटर पढ़े या सिंक्रोनस, कोई भी पढ़ेंगे, सब में हमें यही प्रिंसिपल फॉलो करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फैराडेज लॉ ही लगेंगे। और क्या चीज देखनी है, जो हमने पढ़ा था, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ
और म्यूचुअल इंड्यूस या फिर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही चीज हमें यहाँ पर अब क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो जनरेटर की बात करें, जनरेटर में क्या होता है, इसमें जो शाफ्ट होती है, ये जो हमने डायग्राम देखा, इसमें हम शाफ्ट को क्या करते हैं, खींचते हैं, शाफ्ट को रोटेट कराते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं जनरेटर के केस में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं ना, तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, हम इस शाफ्ट को क्या करेंगे, खींचेंगे, कई बार इस शाफ्ट को क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हमने इसमें क्या कहता, फील्ड वाइंडिंग होती है। हमारी कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। वो किस पे होती है, पोल पे होती है। फील्ड वाइंडिंग किस पे होती है, पोल पे होती है। तो अगर हम इस तरीके से कहें कि मान लो ये दो हमारे पोल हैं, ये दो हमारे क्या कह दिए हमने, पोल हैं। चार पोल ना बना के हमने अभी सिर्फ कितने पोल बना दिए, दो पोल बना दिए। अब इन दोनों पोल पे क्या थी, फील्ड वाइंडिंग थी ना। इन पोल पे कौन सी वाइंडिंग थी, फील्ड वाइंडिंग थी। इस तरीके से फील्ड वाइंडिंग इन पे थी और ये जाके कहीं कनेक्ट थी। अब जब इस पे फील्ड वाइंडिंग है और हमने इस फील्ड वाइंडिंग को कहा था एक्साइटेशन देते हैं, अच्छा ये अभी पढ़ाना है, इसमें अभी नहीं बताया था एक्साइटेशन के बारे में कंस्ट्रक्शन में कुछ भी। अब हम इस फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं, बाहर से सप्लाई देते हैं। डीसी की बात चल रही है तो कैसे सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई हम इसे देंगे एक्साइटेशन को, मतलब फील्ड को। जब हम किसी भी चीज को सप्लाई देते हैं तो क्या कहा था, अगर किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो उसका अपना एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। कहीं भी करंट फ्लो होगी तो उसके चारों तरफ एक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सेम इसमें भी होगा। जब इन पोल पे जो हमारी वाइंडिंग लपेट रखी है, इस वाइंडिंग को जब हम सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने पर, क्योंकि ये आपस में सीरीज में कनेक्ट है, एक दूसरे से चार पोल हैं, दो पोल हैं, किसमें कनेक्ट कर रखे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। तो एन एस करके इसमें क्या बन जाते हैं, पोल बन जाते हैं। तो अगर हम इन दो पोल की बात करें तो जब इसमें हमने सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने पर क्या होता है, एक तो बन जाता है एन पोल, कोई सा भी एन लिख दो, कोई सा भी एस, एक बन जाता है एस पोल। इसका मतलब वो जो अब हमारे पोल हैं, वो जो हमारे अब पोल हैं उस पे जो फील्ड वाइंडिंग लपेटी हुई है, उसे सप्लाई देने से उन फील्ड वाइंडिंग में के करंट फ्लो होने से उन पोल के चारों ओर क्या हो जाता है, डेवलप फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, फ्लक्स भी होगा। जो मैग्नेटिक लाइंस एक साइड से दूसरी तरफ जा रही है उसे ही तो हम फ्लक्स भी बोलते हैं। तो अब क्या होता है ये, और मैग्नेटिक लाइंस कैसे फ्लो करती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड हमारा चलता है। ये वायर नॉर्थ से साउथ को ही तो जुड़े हुए थे। अब मैंने खाली यहाँ बना दिया, तुम ऐसे भी बना सकते हो, एन एस, मतलब एक पोल यहाँ भी बना दिया और एक पोल हमने यहाँ भी बना दिया, चार भी बना के दिखा सकते हैं। समझाने के लिए अभी सिर्फ दो पोल बना रखे हैं। तो इस तरीके से पोल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब क्या है, हमारी बीच में क्या रखा हुआ है, रोटर रखा हुआ है। अब रोटर को भी मैंने यहाँ बस किससे शो कर दिया, इस तरीके से रोटर को शो कर दिया। ये रोटर है और ये रोटर की क्या है, शाफ्ट है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रोटर ऐसी रखा हुआ है। जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटर ऐसी रखा रहेगा तो कुछ नहीं होने का। अब रोटर को क्या कराया, मूव कराया। जब ये रोटर को हम घुमाएंगे, फील्ड वाइंडिंग से हमने सप्लाई देके क्या जनरेट कर दिया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया। कहा था फील्ड वाइंडिंग किस लिए होती है, मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप कराने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। अब आर्मेचर है, आर्मेचर को हमने क्या कर दिया, ये उसकी शाफ्ट है और आर्मेचर की शाफ्ट पर ही क्या भी रहता है, आर्मेचर की शाफ्ट पर ही कम्यूटेटर भी रहता है। और आर्मेचर की शाफ्ट में हमारा क्या रहता है, कम्यूटेटर भी रहता है। और वो कम्यूटेटर हमारा किससे जुड़ा हुआ रहता है, कम्यूटेटर ब्रशेस से जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर हम इस तरीके से, ये रहे ब्रशेस, ये हमारे क्या है, ब्रशेस, और ये सर्किट को हम अगर क्या कर दें, शॉर्ट कर दें, शॉर्ट मतलब कोई लोड जोड़ दें, तो यहां पर हमें क्या जोड़ना है, कम्यूटेटर जोड़ना है। यहां हमें क्या जोड़ना है, कम्यूटेटर जोड़ना है। तो फिलहाल अगर तुम समझो तो नॉर्मली कम्यूटेटर को इस तरीके से समझ लो कि ये हमारा क्या है, कम्यूटेटर है। ये हमारा कम्यूटेटर है, मान लो अभी ऐसे शो कर दिया, ये रहा कम्यूटेटर।
ये ऐसे जुड़ गया, कम्यूटेटर से ही हमारी कौन जुड़ी हुई है, शाफ्ट जुड़ी हुई है, तो कम्यूटेटर से ही हमें इसको भी क्या करना है, शाफ्ट को भी जोड़ना है। ये जहां बीच में से अलग है ना, उससे अलग अलग जोड़ के दिखाना है। ये हमने कम्यूटेटर से क्या कर दिया, शाफ्ट को भी जोड़ दिया। अब जब हमने ये शाफ्ट को मूव कराया तो ये कंडक्टर क्या करा, घूमा होगा। जब कंडक्टर मूव हुआ, अगर इस कंडक्टर के कोई नेम रख लो, ए बी सी डी, कुछ भी नेम रख सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये कंडक्टर तुमने मान लो इस डायरेक्शन में घुमाया, अगर इस डायरेक्शन में, हमारी मर्जी हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, अगर पहले तो शाफ्ट हमने मूव ही करानी है, तो अगर हम ये शाफ्ट मान लो इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन, अगर हमने इस डायरेक्शन में ये मूव कराया तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। ए भी तो आएगा ऊपर की तरफ और सी डी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ है, इस तरफ है। अब ये जनरेटर है, जनरेटर में क्या कहा था कि अगर कभी भी जनरेटर आए तो कौन सा रूल लगना है, अगर हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी है, राइट हैंड रूल लगना है। तो करंट की डायरेक्शन बाद में निकालेंगे, पहले यहाँ फैराडेज लॉ बता देते हैं कि जब ये शाफ्ट मूव करेगी तो ये रोटर मूव करेगा। रोटर मतलब कंडक्टर, रोटर पर, आर्मेचर पर क्या है, वाइंडिंग ही तो है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी वाइंडिंग लपेट रखी है स्लॉट में। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी वो वाइंडिंग, तो उसकी जो वाइंडिंग है वो किसे कट करेगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको कट करेगी, फ्लक्स ही तो है ये। जब इस फ्लक्स को वो कट करते जाएंगे, अब मैंने तो यहाँ एक वाइंडिंग दिखा दी, क्या कहा था आर्मेचर में, इस डायग्राम में देखो कितनी सारी वाइंडिंग है, ये रही, ये देखो ये कितनी ऐसे ऐसे लपेटी हुई रहती है, बहुत सारी वाइंडिंग रहती है। अगर कभी किसी ने मोटर देखी हो रियल में और खुली हुई देखी हो जिसकी वाइंडिंग शो हो रही हो, बहुत सारी वाइंडिंग रहती है। सारी वाइंडिंग जब घूमेगी फ्लक्स से तो सब वाइंडिंग किसको कट करेगी, फ्लक्स को कट करेगी। और फैराडेज लॉ क्या है, whenever flux changing in a conductor, EMF produced in it या EMF induced in it, ठीक है। अगर कभी भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को क्या करता है, कट करता है, या तो ये कह दो कि whenever flux changing in a conductor और कंडक्टर कट फ्लक्स, कुछ भी इसमें से कह सकते हैं, चाहे कंडक्टर फ्लक्स को कट कर रहा है या कंडक्टर के अक्रॉस फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उस कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो जब ये घूमेगा रोटर, तो इस रोटर में, इस आर्मेचर वाइंडिंग में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। और अगर इस रोटर के दोनों टर्मिनल को हम क्या कर दें, शॉर्ट कर दें, सर्किट क्लोज कर दें, तो उसमें क्या भी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, करंट फ्लो होनी भी स्टार्ट हो जाएगी। यही हमारा फैराडेज लॉ है। तो यहां पर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम और फैराडे का नियम लगेगा कि इस कंडक्टर में जब ये कंडक्टर कट करता है फ्लक्स को, तो उन कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। और ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी, अभी हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब इसने कट करते गए, डिफरेंट डिफरेंट वाइंडिंग है, जगह जगह सारी वाइंडिंग कट करती गई, कट करती गई, कट करती गई, और कंप्लीट ये क्या प्रोड्यूस हो गया, इसके अक्रॉस ईएमएफ। अब उसी वाइंडिंग में से सारे वायर तो बाहर निकाल नहीं सकते, वाइंडिंग जब पूरी लपेट दी उसके बाद जहां से वाइंडिंग स्ट्रेट शुरू करी थी वो वाला वायर, और जहां वाइंडिंग खत्म हुई वो वाला वायर, दो वायर हमने कहा निकाल लिए, बाहर निकाल लिए, और क्या कर दिया, उसको शॉर्ट कर दिया, मतलब सर्किट क्लोज कर दिया, ताकि अब उस वाइंडिंग में क्या भी फ्लो हो सके, करंट भी फ्लो हो सके। अब इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फैराडेज लॉ अगर देखा जाए तो उससे तो यही होता है ना, जब कॉइल कैसे घूमी इसमें तो एक डायरेक्शन होगी, जब घूमगी दूसरी तरफ गई तो दूसरी डायरेक्शन होगी, ऐसे ऐसे ही तो कॉइल घूमती रहती है। अब इसमें जब मान लो इसने कॉइल, मैग्नेटिक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और कॉइल भी क्या कर रही है, उसके सारे फ्लक्स को कट कर रही है। मैग्नेटिक लाइन जिस तरीके से जा रही है और कॉइल क्या कर रही है, उसके सारे फ्लक्स को कट कर रही है। तो उस जब भी मैक्सिमम फ्लक्स कट होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होता है। तो हमने माना कि एबी ने जब मैक्सिमम लाइन इस तरीके से रखी हुई है, एबी और ऐसे ही तुम्हारी कॉइल रखी हुई है, इस टाइम पे ये मैक्सिमम फ्लक्स कट कर रही है, तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट होगा। हम ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल लेते हैं, जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी। जनरेटर के लिए कौन सा रूल लगता है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हमें कैसे रखनी होती है, तीनों फिंगर इस तरीके से। अब जो इसमें फोर्स लगा है वो कहाँ लगा है, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये ए भी ऊपर की तरफ आया था ना, तो अंगूठा जो होता है हमारा, ये थंब, ये किसकी डायरेक्शन शो करता है, फोर्स की। तो हमारा जो फोर्स लगा है वो कहाँ लगा है, ऊपर की तरफ लगा है, हमने ऐसे कह दिया ऊपर की तरफ,
ठीक है, या ऊपर की तरफ कहना है तो ऐसे कह दो, मर्जी है, चाहे ऊपर की तरफ ऐसे कहो या बाहर को शो करके थंब दिखा दो कि फोर्स जो लग रहा है ऐसे बाहर, ऐसे बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है ए बी। और एनएस हमारा जो फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है ना, नॉर्थ टू साउथ। तो जो फर्स्ट फिंगर होती है उसे किसकी तरफ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में, बी, एफ बी आई। तो जो हमारी ये फिंगर है, सेकंड फिंगर, मिडिल फिंगर, ये किसको शो करेगी, करंट की डायरेक्शन को या ईएमएफ की डायरेक्शन को। जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी। तो अगर इस तरीके से इसमें लॉ लगाए तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, अब सीडी देखें, सीडी को अगर देखें तो सीडी में ये जा रहा है नीचे, तो इसका मतलब अब क्या हो गया, फोर्स अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी यहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वही है, फोर्स अंदर की तरफ। अब बोर्ड के अंदर जा रही है ये कॉइल, बोर्ड के अंदर गई, तो अब करंट की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब सीडी में जो करंट जाएगी वो कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी। तो अगर यहां से देखें जो करंट गई, यहां ऐसे गई, यहां ऐसे गई, तो इसमें जो करंट जाएगी, ये ब्रश के नेम रख लो यहां, B1 B2 ऐसे नेम रख लिया ब्रश का। ठीक है, तो करंट अभी जो इसमें गई वो इस तरीके से ही तो गई, यहां कम्यूटेटर में गई और यहां इस तरीके से करंट की डायरेक्शन होगी। अब ये कॉइल घूम के इधर की तरफ आएगी, कॉइल जो घूमेगी, अब कॉइल घूम के कहां आएगी, इधर की तरफ आएगी। अभी हमने कम्यूटेटर बस ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कॉइल घूम के इधर आ गई, कहा था जब ये बिल्कुल सीधी आ गई होगी, पैरेलल आ गई होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो जीरो ईएमएफ जनरेट हुआ होगा। जब ये बिल्कुल सीधे आ गई होगी, पैरेलल, कोई लाइन कट नहीं करेगी, उस टाइम पे ईएमएफ कैसा प्रोड्यूस हो गया, जीरो। अब ये आ गई जस्ट अपोजिट, जहां ए बी था वहां आ गया सी डी, जहां सी डी था वहां आ गया ए बी, जस्ट अपोजिट। मैक्सिमम फ्लक्स कट करा, फिर जीरो फ्लक्स कट करा, फिर मैक्सिमम फ्लक्स पे आ गई। तो इसका मतलब अब हम ये कहेंगे कि ए बी तो आ गया इधर और सी डी आ गया इधर, सी डी आ गया इधर और ए बी आ गया इधर। ठीक है, अब अगर देखें इसमें करंट की डायरेक्शन की, अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब अगर देखें ए बी अब नीचे ऐसे जा रहा है, ए बी कहां जा रहा है, अब ए बी अंदर की तरफ जा रहा है, सी डी बाहर की तरफ आ रहा है, तो सेम सी डी जब बाहर की तरफ आया तो करंट की डायरेक्शन कहां हुई, इसमें ऊपर। ए बी जब अंदर की तरफ गया तो करंट की डायरेक्शन कहां हुई, नीचे। तो अब अगर हम तुम देखें इसमें कि ये जो चेंज होते जाएंगे, ऐसे घूमता हुआ जाएगा, तो उसके हिसाब से अब यहाँ करंट की जो डायरेक्शन थी, अब सी डी हमारा ऊपर की तरफ आया है, सी डी हमारा क्या हो रहा है, ऐसे घूमा 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 इस तरीके से मूव करा है। ठीक है, सी डी अब हमारा क्या करा है, दूसरी तरीके से मूव करा है। चलो इसमें इस तरीके से नहीं बताते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे अभी। कॉइल क्या थी, ऐसे थी, यहां ए बी, ये सीधी गई, हमने कहा जीरो, अभी कोई लाइन नहीं कट करी। ये अब कैसे हो गई, इस तरीके से चली, इस तरीके से अब कॉइल गई है, कैसे मूव कर रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, इस तरीके से हमारी कॉइल क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब अगर हम इसमें करंट की डायरेक्शन निकालें, कम्यूटेटर अभी जोड़ो या मत जोड़ो, कम्यूटेटर का क्या रोल है वो तभी पता चलेगा बाद में। अब हम देख रहे हैं जब ये घूम के ऐसे आ गई, फिर से इसमें अगर हम डायरेक्शन निकालें, ये घूम के अब क्या आ गई, इस तरीके से आ गई। तो जब सीडी अंदर की तरफ गई, सीडी हमारी क्या गई, अंदर की तरफ गई, ए बी अब जाएगी, सीडी हमारी कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ से आ रही है और बाहर की तरफ निकल रही है। तो जब ये इस तरीके से मूव कर रही है तो हमने क्या देखा, अंदर की तरफ ये सीडी जा रही थी, सीडी अंदर की तरफ जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी भी कहाँ है, नॉर्थ से साउथ ही है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन क्या है, नॉर्थ से साउथ ही है।
तो हमने नॉर्थ से साउथ बना दिया। CD हमारी अंदर से मूव करी थी, CD जब अंदर की तरफ मूव करी तब हमारी यहाँ पर आई है ना इस पोजीशन पे। तो जब CD अंदर की तरफ मूव करेगी तो जो उसमें करंट की डायरेक्शन है वो हमारी कहाँ शो होगी, अब नीचे की तरफ शो होगी, इस तरीके से शो होगी ना। AB बाहर से होती हुई इधर को गई है, जो हमने पहले ही वाला सीन पढ़ा था। AB कहाँ की तरफ घूम रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो AB जब ऊपर की तरफ मूव करते हुए यहाँ आई तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, ये बन गई। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो देखो इस तरीके से फ्लो होगी। अभी कम्यूटेटर का रोल नहीं देख रहे कि कम्यूटेटर कैसा, भी नॉर्मल देख रहे हैं कि अगर कम्यूटेटर नहीं है तो करंट ऐसे जाती। तो हम देख रहे हैं अगर कम्यूटेटर नहीं होता तो करंट का जो फ्लो था, अगर कम्यूटेटर नहीं होता तो पहले अभी इस तरीके से हो रहा है, हम दो डायग्राम बना के भी यहां दिखा देते हैं, एक में ना कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल रफ सा डायग्राम बना दिया। देखो ये दो डायग्राम देख लो। जब हमारी ABCD यहां पर है कॉइल, तो इसका मतलब अभी ये कॉइल मैक्सिमम फ्लक्स कट कर रही है। अभी ये कॉइल क्या कर रही है, मैक्सिमम फ्लक्स कट कर रही है। जब मैक्सिमम फ्लक्स ये कट कर रही है कॉइल, तो अभी ये कॉइल जो आई है हमारी, वो कॉइल कैसी है, ये यहां से उठ के अब ये हम कॉइल को स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट इसे क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम कॉइल को स्टार्ट अभी कर रहे हैं तो AB जो हमारी फ्लो करेगी करंट, वो किस डायरेक्शन में करेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, फाई ऐसे जा रही है मैग्नेटिक लाइन, नॉर्थ से साउथ ही जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन हमारी कहाँ है, इस तरफ है। यहाँ पर जो अभी फोर्स लग रहा है, अभी हमने स्टार्ट नहीं करी थी, यहीं से ही जस्ट वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं अगर, तो AB हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। AB हमारा कहाँ पे फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो फोर्स लग रहा है। तो AB में अगर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो हमने दिखा दिया कि करंट इसमें अभी कैसे है, ऊपर की तरफ है। करंट कैसे है, ऊपर की तरफ है। जब AB ऊपर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आ रहा है, इस समय CD कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। CD कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। जब CD अंदर की तरफ गया, इसका मतलब ऐसे है, ऐसे हो गया, ऐसे था, ऐसे क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन हम दिखा नहीं सकते क्योंकि इसमें एक ही फेस दिखेगा, या तो AB दिखेगा या CD दिखेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो करंट देखो CD में क्या होगा, CD अंदर की तरफ जा रहा है तो अंदर ये डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो अगर इस वायर में करंट देखें, ये जा रहा है नीचे और ये जा रहा है अपोजिट, तो हम करंट कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्लक्स कट कर रहा है तो यहाँ मैक्सिमम तक आ गया। अब ये कॉइल घूमते घूमते अभी ऐसे है कॉइल, मान लो ये कॉइल घूमते घूमते ऐसे आ गई, और हमने कहा ये उस कंडीशन में आई है कि अब कोई भी लाइन कट नहीं कर रही। जब कोई लाइन कट नहीं करती तो कोई EMF जनरेट नहीं होता, EMF इक्वल्स टू 0। तो हमने कह दिया अब ये किस पे आ गया, 0 पे। इस टाइम पर ये कॉइल ऐसे है। ठीक है, अब जब ये कॉइल ऐसे है, अब ये कॉइल गई ऐसे, कॉइल इस तरीके से कैसे गई है, ऐसे। जब कॉइल इससे इस तरीके में जाएगी, कॉइल इससे किस में आएगी, इस तरीके में आएगी। तो अब इसमें देखो, अब यहाँ पे जो चीज मेन देखनी है वो ये चीज देखो कि कॉइल इस तरीके से ऐसे जा रही है, तो ये जो AB है, ये AB कहाँ को जा रहा है, अभी भी अपवर्ड ही तो जा रहा है। यहां से भी अपवर्ड गया था,
यहां से भी कहाँ अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड का मतलब यहाँ अगर तुम अंदर की तरफ ले रहे हो तो इस तरीके से लो, ये कॉइल ऐसे है और इससे कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जब ये डायरेक्शन में गई यहाँ पर, तो अब हमें देखना है कि कितना फ्लक्स कट करेगी। तो फिर ये यहां से यहां जाने में फिर मैक्सिमम फ्लक्स कट करेगी। ए बी यहाँ है, यहां से सीधे ऐसे थी, यहां आई 0 फ्लक्स। अब ए बी यहां से कहाँ गई, अपोजिट गई। जब ए बी यहां से जस्ट अपोजिट जाएगी, इस तरीके से जा रही है, तो अभी भी तो ये बाहर की तरफ ही जा रही है, अपने से जहां है वहां से बाहर की तरफ जा रही है। तो जब ए बी बाहर की तरफ मूव करी, तो सेम अगर इसमें लॉ लगाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी, बाहर की तरफ ये जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या होगी, ये वाली होगी। तो अब जो करंट की डायरेक्शन ए बी में हुई, ये वाली हुई, ए बी। सी डी ऐसे थी, ये ए बी था, ये सी डी था, जब जीरो फ्लक्स था। सी डी यहां से इधर को आ रही है, यहां से बाहर आ रही है, सी डी क्या आ रही है, यहां से बाहर। या अगर इसे हमने उस टाइम बाहर मान लिया तो ये अंदर ले सकते हैं। तो अब जो सी डी में करंट जाएगी वो कैसे जाएगी, इस तरीके से करंट जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि ए बी में जो करंट की डायरेक्शन है वो देखो यहाँ अपोजिट, यहाँ अपवर्ड आ रही है। ए बी में जो डायरेक्शन आ रही है वो कैसी आ रही है, अपवर्ड आ रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर हमने क्या लगा रखा होता, सिंपल कोई रेजिस्टेंस, यहां पर हमने क्या लगा रखा होता, मान लो कोई रेजिस्टेंस लगा रखा होता, तो यहां से जो करंट जाती इस लोड में वो ऐसे जा रही है ना, ठीक है। अब यहां से हमने क्या चीज देखी कि जब ये सी डी यहां पर, अब देखो यहां पे कि ये कॉइल मूव कर रही है तुम्हारी, यहां से बाहर की तरफ फोर्स लगा, अच्छा ये यहां से बाहर की तरफ फोर्स लगा, बाहर की तरफ फोर्स लगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड। यहां से अंदर की तरफ फोर्स लगा, अंदर की तरफ जब फोर्स लगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट डाउनवर्ड। फिर 90 डिग्री आई, 90 डिग्री आने के बाद, अब 90 डिग्री आने के बाद फिर ये इधर को गई। तो जब ये ए बी इधर की तरफ गई तो हमने क्या कहा, अंदर की तरफ फोर्स लगा, अंदर की तरफ फोर्स लगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, डायरेक्शन नीचे, डायरेक्शन नीचे। फिर ये सी डी ऐसे थी, सी डी बाहर की तरफ आई, जब सी डी बाहर की तरफ आई तो सी डी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, ये डायरेक्शन अपोजिट ही बन गई थी नेम के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या देखा कि करंट की अगर डायरेक्शन देखें, ये वाली डायरेक्शन जा रही है ऊपर ए बी में, ठीक है। यहां जब ए बी गया तो ए बी में डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे। यहां पर ए बी में डायरेक्शन क्या थी, ऊपर की तरफ थी। यहां ए बी में डायरेक्शन कहां हो गई, नीचे की तरफ हो गई, ठीक है। यहां सी डी में डायरेक्शन कहां है, नीचे की तरफ। यहां सी डी में डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर की तरफ। तो अगर ये लोड है तुम्हारा कोई, इस लोड में करंट देखें तो करंट ऐसे जा रही है, जी एच नाम दे दिया, मान लो जी से एच की तरफ, तो हमने ऐसे बना दिया था। फिर जब ये 90 पे आ गई थी सीधे तो 0, जब ये 90 से फिर घूमी तो उसके बाद जी एच। अब जो करंट की डायरेक्शन यहां पर आई, कॉइल तो घूम गई ना, तो जो ए बी वाला पार्ट था उसका नाम क्या था, एच। ए बी की तरफ वाला जो पार्ट था उसका नाम था एच, और सी डी की तरफ वाला नाम था, उसका नाम था जी। अब ए बी में करंट ऐसे जा रही है, अब जो करंट की डायरेक्शन वो क्या है, एच से जी ऐसे। तो इसका मतलब अगर जो लोड होगा, लोड पे हमें कैसी वैल्यू मिल रही है, एसी, लेकिन हमें चाहिए क्या, डीसी चाहिए। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, डीसी वैल्यू चाहिए। तो इस डायग्राम को ही हमने यहां पे बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि हमें लोड पर अगर हम यहाँ कम्यूटेटर नहीं लगाते हैं, नॉर्मल देखें तो हम क्या देख रहे हैं, जब कॉइल ऐसे घूमती रहेगी तो कॉइल में क्या होगा कि मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम, बीच में अलग अलग मिलती रहेंगी, पर हम सिर्फ मैक्सिमम और जीरो से बात कर रहे हैं। तो जब मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट करती है तो एक बार करंट एक दिशा में होती है, जब जीरो के बाद दूसरी तरफ मैक्सिमम जाती है तो उस बार करंट क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। तो इससे अगर हम टोटल करंट नापें तो हमें क्या मिलती है, एसी मिलती है।
हमें क्या चाहिए, डीसी चाहिए। डीसी का मतलब क्या है कि अगर इस तरीके से सप्लाई है, इसे हमें बदलना है ऐसे। डीसी का मतलब सिंगल डायरेक्शन में करना है, ठीक है। डीसी का मतलब क्या करना है, सिंगल डायरेक्शन में करना है। तो यहाँ पे हमें क्या लगाते हैं, कम्यूटेटर लगाते हैं। यहाँ हम क्या लगाते हैं, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होती है, एक रिंग होती है। कम्यूटेटर क्या है, एक रिंग है मान लो। ये रिंग का जो पार्ट होता है ऐसे रहता है, खोखला सा रहता है, और ये शाफ्ट पे माउंटेड रहता है, और बीच से क्या रहता है, इंसुलेटेड रहता है। इंसुलेटेड मतलब माइका से अलग अलग रहते हैं दोनों पार्ट। आधा हिस्सा कॉपर का एक तरफ, आधा हिस्सा एक तरफ, और बीच में इंसुलेटेड है। अब वो जो आधा हिस्सा होता है ना, उससे जोड़ देते हैं एक पार्ट। जैसे ये ए बी है, मान लो यहाँ ए बी है, ए बी का एक हिस्सा जोड़ दिया एक से, और ए बी का दूसरा हिस्सा जोड़ दिया दूसरे से। एक कम्यूटेटर है, ये रहा कम्यूटेटर। इस कम्यूटेटर का एक हिस्सा जोड़ दिया ए से, एक वाइंडिंग से, और दूसरा हिस्सा जोड़ दिया दूसरी वाइंडिंग से। इस तरीके से लेते हैं इसे, ठीक है। अब जब वाइंडिंग घूमती है, जब क्या होता है, वाइंडिंग घूमती है, तो कम्यूटेटर भी घूमता है। ब्रश तो वहीं रहेंगे, ब्रश वैसे ही रहते हैं अपनी जगह। जहां ब्रश है, ब्रश क्या रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। लेकिन क्या घूमेगा, अब कम्यूटेटर घूमता है। किसके साथ, वाइंडिंग के साथ। जैसे हमने क्या कहा, मान लो नेक्स्ट पेज से ही दिखाते हैं, इसी में ही दिखाते हैं। जब यहां ए था, बी था, सी था, डी था, तो इस कंडीशन में यहां हमने क्या कहा, यहां क्या लगा रहता है, कम्यूटेटर लगा रहता है। और यहां क्या लगे रहते हैं, ब्रश लगे रहते हैं। और ये रहा लोड, जी एच, ठीक है। अब एक तरफ कम्यूटेटर शो कर दो पिंक रंग से, और दूसरी तरफ शो कर दिया ग्रीन से। ये समझाने के लिए करो। जब हमने ए बी यहां था, सी डी यहां था, तो करंट की डायरेक्शन देखो कैसे है, इस तरीके से जा रही है ना करंट। तो जो ब्रश में भी करंट जाएगी वो कैसे जाएगी, ऐसे गई। इस तरीके से लोड के अक्रॉस क्या गई, करंट गई। तो हमने लोड के अक्रॉस बना ली ये रही करंट। अब ए बी चला गया उधर, ए बी कहां गया, इधर की तरफ गया, और सी डी आ गया इधर। तो अभी भी जो ए बी की डायरेक्शन होगी सेम उससे ही बनाई कि ए बी ऐसे जा रहा है अंदर, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो नीचे की तरफ हमने ए बी की डायरेक्शन बना दी। अब जो ए बी में करंट जाएगी वो ऐसे जाएगी ना, और सी डी में ऐसे जाएगी। तो यहां क्या लग रहा है, एबीसीडी से क्या कनेक्ट है, कम्यूटेटर। क्या कनेक्ट है एबीसीडी से, कम्यूटेटर। तो जो कम्यूटेटर कनेक्ट है, क्या कहा था कि जो कम्यूटेटर कनेक्ट होगा वो आपस में क्या है, इंसुलेटेड, और दोनों किससे जुड़ा हुआ है, तार से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जब ये ए बी घूमेगा तो ये अपने साथ अपने वाले हिस्से वाला कम्यूटेटर भी घूमेगा इसका। तो ए बी के साथ ये पिंक कलर का यहीं आ जाएगा, ये वाला हिस्सा यहीं आ जाएगा। और सी डी घूम के पीछे की तरफ गया तो सीडी के साथ सीडी वाला कम्यूटेटर का हिस्सा मूव करेगा, ऐसे समझो, ठीक है। लेकिन जब ब्रश होंगे, ब्रश अपनी जगह ही रहेंगे। मान लो ये ब्रश है, ठीक है, अलग अलग कलर से मैंने ब्रश दिखा दिए। ब्रश अपनी जगह पर ही रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ब्रश भी दिखाते हैं। अब जो जी जहां है वो वहीं रहेगा, एच, क्योंकि देखो ब्रश अपनी जगह ही है, ब्रश अपनी जगह ही है। ये रहे। तो क्या हुआ यहां पर कि ब्रश तो अपनी जगह पर ही रहे। अगर ये B1 है, ये B2 है, ये B1 B2 ब्रश अपनी जगह ही रहे। लेकिन कॉइल के घूमने से कम्यूटेटर घूम गया, तो पिंक वाला हिस्सा यहां आ गया, और B2 वाला हिस्सा कहां चला गया, ये ग्रीन वाला हिस्सा कहां चला गया, इधर चला गया। तो अगर अब हम देखें कि ये जिस तरीके से कम्यूटेटर घूमने पर ये सप्लाई भी घूम गई है, तो यहां क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या रहेगी,
एक ही रहेगी, करंट की डायरेक्शन हमारी इसमें क्या रहती है, सेम ही रहती है। कम्यूटेटर घूम गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने करंट को क्या करा, चेंज नहीं करा, करंट की डायरेक्शन तुम्हारी क्या रही, सेम ही रही। ये इस तरीके से घूम के उधर गया, ये इस तरीके से घूम के उधर गया, करंट की डायरेक्शन क्या आई, हमें सेम ही मिली। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो ये हमारा किसका फायदा होता है, कम्यूटेटर का। अगर कम्यूटेटर नहीं होता तो ये वाला हिस्सा घूम के क्या आता, ये अपनी जगह नहीं रहता, ये एच घूम के इधर आ जाता, ये ब्रश घूम के कहाँ आ जाता, दूसरी तरफ आ जाता। कॉइल घूमती, कॉइल के साथ साथ कौन घूमता, बी घूमता, बी घूमता, जिससे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स। अब हमने यहाँ क्या देखा कि सिर्फ हमारा कौन घूमी, कॉइल घूमी। जो जी और एच अपनी अपनी जगह थे, वो जी और एच कहाँ रहे, अपनी अपनी जगह ही रहे। तो लोड के अक्रॉस जो हमें आउटपुट मिला वो कैसा मिला, एक ही डायरेक्शन में मिला। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, ये जनरेटर वर्क करता है, डीसी जनरेटर, और हमें आउटपुट पे क्या मिल जाती है, डीसी की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, शुरू में डायरेक्शन में यहाँ हमारा हो गया था कंफ्यूजन, वो किस लिए हुआ था, सेम, क्योंकि पहले जो बता दिया था वो कम्यूटेटर जोड़ के ही बता दिया था, देखा नहीं था कि कम्यूटेटर के बिना एक एग्जांपल बता रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन वही वाली यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। बिना कम्यूटेटर के इसलिए समझाया था कि अगर कम्यूटेटर नहीं होता तो हमें एसी ही मिलती है। कोई भी मशीन हो, कोई भी जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ लग रहा है हमेशा, या फेराडेज लॉ है, एसी ही जनरेट होगी। पर हमें डीसी के केस में उसे किसमें चेंज करना पड़ता है, डीसी में। क्यों चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जब आउटपुट ले रहे हैं तब ये डीसी दे रहा है, जब मोटर की तरह वर्क करेंगे तब ये कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलेगा भी। तो ये डीसी से एसी भी कर देता है और एसी से डीसी भी कर देता है, इसलिए हमें कम्यूटेटर का यूज करते हैं। कम्यूटेटर का मेन वर्क यहाँ पर यही है कि जो जनरेट होने वाली एसी है वो मैं उसे किसमें चेंज करता है, ये डीसी में। कैसे चेंज करता है, ये प्रोसेस यहाँ पर हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, ठीक है। ये जनरेटर का प्रिंसिपल है, ठीक। अब ये जो जनरेटर में ये करंट आई या यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो कितना ईएमएफ हुआ, उसकी क्या वैल्यू होती है वो हम निकालते हैं। जो जनरेटर की ईएमएफ की वैल्यू, ईएमएफ जनरेटेड इन, ईएमएफ जनरेटेड इन जनरेटर, ठीक है। ईएमएफ जनरेटेड इन जनरेटर कि कितना ईएमएफ इसमें क्या होता है, जनरेट होता है, कितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक। इसमें जब जनरेटर की बात करते हैं तो हम ईजी मान लेते हैं, जनरेटेड वोल्टेज। जितना ईएमएफ जनरेट हुआ है उसे हमने किससे शो कर लिया, ईजी से। तो ईजी क्या है हमारी, जनरेटेड ईएमएफ, ईजी से इसे क्या कर लेते हैं, शो कर लेते हैं, सही है। और पी क्या है, टोटल फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ पोल, टोटल नंबर ऑफ पोल्स। हमने जैसे वहां 2 पोल दिखाए थे, 4, जब पहले कंस्ट्रक्शन पड़ी थी 4 पोल दिखाए थे। तो पी क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स। फाई क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स जनरेटेड पर पोल, ठीक है। यूनिट क्या है, वेबर। पर पोल कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो हमने किस क्या कह दिया, उसको हमने फाई कह दिया। इसके बाद जेड, जेड है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, जेड है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। जो आर्मेचर में हमने क्या करे थे, वाउंड करी थी वाइंडिंग, क्योंकि हमें फ्लक्स से फील्ड की वाइंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ फ्लक्स एस्टेब्लिश करता है। ईएमएफ निकालने के लिए कितना ईएमएफ कंडक्टर ने कट करा, कंडक्टर किसके काउंट करने जरूरी है, आर्मेचर के, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स ऑफ आर्मेचर। आर्मेचर वाइंडिंग में कितने टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं वो हमारे लिए जरूरी होता है। तो इसलिए आर्मेचर के टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है जेड, जेड के बाद एन, एन है रेवोल्यूशन, कि ये जो चक्कर काट रहा है ना, आर्मेचर घूम रहा है, वो कितने रेवोल्यूशन से काट रहा है। तो एन है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। किसमें, आरपीएस में। अगर आरपीएम में लेना है तो n/60 कर दो, आरपीएस में ले रहे हो तो खाली कितना लिख दिया, n, कैपिटल एन भी शो कर देते हैं, वो आरपीएम में शो कर देते हैं। आरपीएम में याद रखना है n/60 करना है। इसके बाद ए हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होता है। ए हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स,
टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हमारा क्या होता है, n होता है, सॉरी a होता है, याद रखना। और एक चीज और होती है z बाय a, इसे भी ध्यान रखना। देखो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स किसके, कंडक्टर की, जो वाइंडिंग करी है हमने। कैसे करते हैं, ये वाइंडिंग के वायर तरीके होते हैं। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो दो तरीके से होती है, एक वेव वाइंडिंग होती है, एक लैप वाइंडिंग होती है, ठीक है। जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है, सिंगल सिंगल हर एक पोल टू पोल हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, जिससे दो ही टर्मिनल बनते हैं। जब लैप वाइंडिंग होती है तो वाइंडिंग क्या होती है, पैरेलल पैरेलल काउंट तरीके से क्या होती है, वाउंड होती है। तो दो तरीके से वाइंडिंग होती है। तो ए हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं। तो अगर z बाय ए कर दिया, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर ऑफ आर्मेचर और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, तो ये क्या बनेगा, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, आर्मेचर की ही बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स। कहां पे नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ कंडक्टर इन सीरीज। जो ये सीरीज में नंबर ऑफ कंडक्टर, पहले तो वाइंडिंग सीरीज में करी गई है ना, नंबर ऑफ कंडक्टर इन सीरीज फॉर ईच पैरेलल पाथ, फॉर ईच पैरेलल पाथ, कि जो हमारे जितने भी पैरेलल पाथ हैं उसमें कितनी सीरीज में वाइंडिंग को लपेटा गया है। बहुत सारे पैरेलल पैरेलल पाथ होते हैं, तो हर एक में कितनी सीरीज वाइंडिंग लपेटी गई है, वो हमारा क्या होता है, z बाय ए। ये क्यों जरूरी है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, क्योंकि जो हमारा ईएमएफ कट हो रहा है वो कंडक्टर कट कर रहे हैं, और कंडक्टर हर स्लॉट में हमारे क्या है, वाउंड हो रखे हैं। तो वाउंड वो सीरीज में एक के बाद एक के बाद एक लपेटे हुए हैं, फिर अगले वाले में एक के बाद एक लपेटे हुए हैं, फिर नेक्स्ट में लपेटे हुए हैं। तो वो कितना कितना कट करेंगे फ्लक्स को, तभी तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसलिए ये पता होना भी हमारे लिए क्या है, इतना नेसेसरी होता है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, जनरेटेड वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज पर हम एक कंडक्टर के लिए निकालते हैं, फिर कंप्लीट के लिए निकाल लेंगे। पर कंडक्टर, जनरेटेड वोल्टेज पर कंडक्टर कितना होता है, इज इक्वल्स टू जनरेटेड वोल्टेज पर कंडक्टर। कैसे निकला कि उसने कितना फ्लक्स कट करा, और फ्लक्स कट भी वो कैसे कर रहा है, जब वो घूम रहा है तभी तो फ्लक्स कट कर रहा है। तो फ्लक्स कट कि वो फ्लक्स कट कितना कर रहा है, ठीक है, किसमें, जो घूम रहा है उसमें। तो फ्लक्स कट इन पर रेवोल्यूशन, यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, वेबर। तो फ्लक्स कट इन पर रेवोल्यूशन, कि जो एक कट कर रहा है, एक चक्कर काट रहा है, उसमें पर रेवोल्यूशन कितना फ्लक्स कट कर रहा है, क्योंकि पर कंडक्टर की बात कर रही है। डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम उसने उस रेवोल्यूशन को काटने में लिया है, ठीक है। टाइम टेकन फॉर टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, कि एक सेकंड में उसने कितना टाइम लिया है एक चक्कर को काटने में, कि वो जो एक बार घूमा, एक सेकंड में एक चक्कर काटने में उसने कितना टाइम लिया है। तो टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन इन सेकंड, ठीक है, कि एक सेकंड में, अच्छा एक नहीं लिखा, इन 1 सेकंड, ये हो गया तुम्हारा टाइम। वो है फ्लक्स कट इन पर रेवोल्यूशन, कि पर रेवोल्यूशन में जो फ्लक्स कट करा है उसने, कितना फ्लक्स कट करा है एक रेवोल्यूशन में। फिर टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, कि उसने कितना टाइम लिया है, कितना टाइम उसने लिया है उसको हमने कहा है। अब ये तो है जनरेटेड वोल्टेज। अब हमें क्या निकालनी है, यहां पे मैं लिख सकती हूँ फ्लक्स कितना कट हुआ है, 5 फ्लक्स कट हुआ है। कितना टाइम उसने लिया एक सेकंड में, एक सेकंड में 5 फ्लक्स जनरेट हुआ है। तो इसका मतलब जनरेटेड वोल्टेज जो हमारी प्रोपोर्शनल होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, 5/t के प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन हमें क्या निकालनी है, हमें तो एवरेज निकालनी है ना, हमें टोटल निकालनी है, टोटल कितनी वोल्टेज जनरेट हुई है। तो एवरेज वोल्टेज जनरेटेड पर
कंडक्टर। एवरेज कितनी वोल्टेज जनरेट हुई है पर कंडक्टर, कितनी जनरेट हुई है, एवरेज कितनी वोल्टेज जनरेट हुई है, टोटल जो हमारा फ्लक्स घूम रहा है पर कंडक्टर या एक कंडक्टर जो हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कितना फ्लक्स कट कर रहा है एक रेवोल्यूशन में, जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ पोल होंगे उसकी अगर फ्लक्स है जो पर पोल फ्लक्स है उससे मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल फ्लक्स कट आ जाएगा। तो हमने पीछे क्या कहा था कि P है टोटल नंबर ऑफ पोल, फाई है तुम्हारा फ्लक्स जनरेटेड पर पोल। तो एक पोल ने 5 फ्लक्स जनरेट करा तो टोटल हमारा जो फ्लक्स कट करेगा, टोटल मैक्सिमम कितना फ्लक्स कट कर सकता है ये P इंटू 5 ना। और टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, कितना टाइम ये लेगा 1 सेकंड में। ये एक तरीके से क्या है तुम्हारी अगर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखो तो ये एक तरीके से फ्रीक्वेंसी का ही तो अपोजिट है। जो हमारा टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड क्या होता है कि 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन लिया है वो हमारा टाइम टेकन या टाइम पीरियड होता है। तो एक तरीके से यही तो है, 1 सेकंड में एक रेवोल्यूशन, इन्होंने खुद कह दिया है कि 1 सेकंड में एक रेवोल्यूशन लेने में कितना समय उसे लग रहा है, या 1 सेकंड में जो वो रेवोल्यूशन ले रहा है उसमें उसे कितना समय लग रहा है वो यहाँ पर लिखना है। तो हम किसकी टर्म में लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिख सकते हैं या रेवोल्यूशन के टर्म में लिख सकते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन सेकंड। टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं, n है। अगर टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमारे आरपीएस मतलब रेवोल्यूशन पर सेकंड, 1 सेकंड में जो हमारे रेवोल्यूशन है वो कितने हैं, n है। तो एक रेवोल्यूशन में कितना समय लगेगा, टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन लेने में कितना समय लगेगा, जब टोटल जो हमारा टाइम है, जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो n है। 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन ले रहा है, n रेवोल्यूशन ले रहा है। तो एक रेवोल्यूशन लेने में कितना समय लगेगा, 1/n। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, 1/n लिख सकते हैं। तो ये वाली लाइन इसके ना ऊपर लिख लेना, यहां पर सभी फॉर्मूले में लिख पाओगे। तो टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन इज 1/n। तो हमने वहां लिख दिया 1/n। n हमारा क्या है, पर सेकंड के ही रेवोल्यूशन है, क्या है, रेवोल्यूशन इन सेकंड ही है n। तो यहां से हमारा इसे हम क्या लिख सकते हैं, e जनरेटेड, e तो कहाँ है, या e लिख लो, क्या है, n कहाँ चला जाएगा ऊपर, Np5। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज वोल्टेज जनरेटेड पर कंडक्टर। पर हमें एक कंडक्टर की थोड़ी निकालनी है, हमें तो क्या निकालनी है, सारे की टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर की टोटल कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है। तो ये तो है हमारी क्या, पर कंडक्टर। हमें क्या निकालनी है, टोटल। अगर टोटल निकालनी है कंप्लीट, तो कंप्लीट जो हमारे कंडक्टर है वो कहाँ लिखे हैं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर Z, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ में कुल कितने कंडक्टर हैं, Z/A। Z है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, सिर्फ किसमें, सीरीज में जो जुड़े हैं। लेकिन हर पैरेलल पाथ में, ईच पैरेलल पाथ में कितने कितने कंडक्टर हमारे, Z/A। तो नंबर ऑफ कंडक्टर इन सीरीज फॉर ईच पैरेलल पाथ इज Z/A। तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर Eg इज इक्वल्स टू, तुम यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, Eg इज इक्वल्स टू एवरेज वोल्टेज जनरेटेड पर कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय, सेम लाइन लिखनी है जो पीछे लिखी है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच पैरेलल पाथ। हर पैरेलल पाथ में कितने टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हैं वो यहां पर लिखना है। तो Eg इज इक्वल्स टू क्या आ गया, Np5 इंटू Z/A। तो क्या बन गया यहां से फॉर्मूला, कितना कुल ईएमएफ जनरेट होता है हमारा, Eg इज इक्वल्स टू Np5 Z/A। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ईएमएफ जनरेशन का, किसमें, जनरेटर, डीसी जनरेटर का। यहां पर कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होगा, Eg इज इक्वल्स टू Np5
बाय 60 ये, अगर कहीं भी n बाय 60 लिखा है तो याद रखना वहां ये जो कैपिटल n है वो किसमें होगा, आरपीएम में, और यहाँ जो स्मॉल n है वो किसमें है, आरपीएस में। तो तुम्हें भी पता है रेवोल्यूशन पर सेकंड, पर मिनट आ गया तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो फॉर्मूले में कितना आ जाएगा, 60। बस इतना याद यहाँ रखना है कि अगर आरपीएम में बात होए तो 60 से डिवाइड कर देना, आरपीएस में बात होए तो खाली एनपी5 वाला फॉर्मूला लिख देना। ठीक, ये चीज यहाँ पर मेंशन करनी है, मतलब याद रखनी है ये चीज कि अगर एनपी5 बाय 60 ये है तो इसका मतलब वहां जो एन है वो किसमें है, आरपीएम में। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि किसी जगह 60 दे रखा है किसी जगह नहीं, तो एन पे भी ध्यान देना, कहीं आरपीएस होगा और कहीं पे क्या होगा, आरपीएम होगा। तो यहाँ पर आज हमने क्या पढ़ा है कि कैसे ईएमएफ जनरेट होता है, वो चीज हमने देखी है। इसके साथ ही अब हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं कि जो डीसी जनरेटर होते हैं या डीसी मोटर्स होती हैं उनके कितने टाइप हैं। मोटर को पढ़ने के लिए या ये टाइप को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोटर का प्रिंसिपल भी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जैसे जनरेटर का प्रिंसिपल पढ़ा है, सेम हमें किसका प्रिंसिपल भी पढ़ना पड़ेगा, मोटर का भी प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। देखो मोटर के केस में क्या होता है, सेम वही डायग्राम फिर से याद करना है तुम्हें। बस मोटर में अब हमें आर्मेचर पर फील्ड को तो हमेशा सप्लाई देनी ही है। क्यों, क्योंकि फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। कहा था या तो हम पे परमानेंट मैग्नेट हो तो मैग्नेट बनाने की जरूरत नहीं, फील्ड वाइंडिंग की नीड ही नहीं है। लेकिन अगर हम पे मैग्नेट नहीं है तो फील्ड वाइंडिंग से मैग्नेट बनाने के लिए हमें सप्लाई देनी ही पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर या तो ये हम खुद मान के चलें कि मान लो थोड़ा सा इसके अंदर क्या रहता है, फील्ड वाइंडिंग या रेजिडुअल रहता है जिससे इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, या तो ये लेके चलते हैं कि सप्लाई देने से पहले ही इसमें फील्ड वाइंडिंग में क्या रहता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ठीक है, या फिर हम इसे सप्लाई देके क्या बनाते हैं, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप करते हैं। अब हमें शाफ्ट को मूव नहीं कराना, अब हमें क्या करना है, शाफ्ट पे सप्लाई देनी है। कौन सी सप्लाई देनी है, डीसी सप्लाई देनी है। तो जब हम, अब यही वाली सेम शाफ्ट है, ज्यादा बड़ी बन गई है, ये ठीक है। कम्यूटेटर लगाना कंपलसरी है, कम्यूटेटर नहीं लगाएंगे तो सेम वही प्रॉब्लम आएगी डीसी से एसी वाली। ये वो टर्मिनल है जिससे हम सप्लाई दे रहे हैं, और ये क्या है, पोल है। ये याद रखना, ये क्या है, पोल्स हैं। अब हमें क्या करना है, फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई दे रहे हैं। फील्ड वाइंडिंग हमारी आर्मेचर से ही कुछ में जुड़ी रहती है, कुछ में अलग से सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग को जब सप्लाई जाएगी, या क्या कहा था, मानना पड़ता है कि इसमें हल्का सा क्या रह जाता है, रेजिडुअल रह जाता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इन वाइंडिंग में रहता ही है। तो ये हो गया एक नॉर्थ, कोई सा भी नॉर्थ कह दो, कोई भी साउथ कह दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये फील्ड है, ये पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो कॉइल है, आर्मेचर है, आर्मेचर पे जो शाफ्ट पे ब्रश लगे होंगे टर्मिनल बॉक्स से, अब हम सप्लाई देंगे। तो हमने डीसी सप्लाई दी। जब हमने डीसी सप्लाई दी इन दो तार से, अब हमने डीसी सप्लाई हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर डीसी सप्लाई बना के भी दिखा सकते हो कि अब हम सप्लाई हम देंगे। ठीक, तो अब जब हमने यहाँ से डीसी सप्लाई दी, हमने जब अब यहाँ से डीसी सप्लाई दे रखी है इस सर्किट को, कुछ भी लिख, हमने जब यहां से डीसी सप्लाई दी, अब क्या होगा, अब आर्मेचर में क्या फ्लो होनी शुरू होगी, करंट फ्लो होनी शुरू होगी। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी यही है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब हमने सप्लाई, अब हम दे रहे हैं, तो हमने जब सप्लाई दी, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, करंट इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, करंट जब इस तरीके से फ्लो हुआ डीसी सप्लाई देने पर, और हमेशा ऐसे ही फ्लो होगा। क्यों, यहां से तो ऐसे ही फ्लो होगा क्योंकि ये डीसी फिक्स है,
यहाँ प्लस और यहाँ पे ऐसे आती हुई करंट ही दिखेगी या जाती हुई, अंदर चेंज होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब हमने यहाँ से सप्लाई दी तो सेम रूल लगाना है। अब यहाँ पर मोटर है, मोटर के केस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड रूल चलेगा, तो लेफ्ट हैंड यहाँ पर लगाएंगे रूल। यहाँ हमें फोर्स नहीं पता, हमें यहाँ सिर्फ क्या पता है, इंड्यूस करंट, मतलब जो करंट हमने दी है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, ठीक है। अब यहां से जब हमने सप्लाई दी तो क्या होता है, कभी भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो कभी भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है, लॉरेंस फोर्स जिसे हम कहते हैं। फोर्स का हमने फॉर्मूला भी बताया था जब स्टार्टिंग में थर्ड यूनिट की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था मैग्नेटिक सर्किट का, तो फोर्स का फॉर्मूला बताया था F इजिकल्स टू BIL, या ये कहते हैं फोर्स इजिकल्स टू क्या होता है, B क्रॉस I से फोर्स निकाला जाता है, लॉरेंट फोर्स। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जब फोर्स एक्सपीरियंस होता है और फोर्स से ही हमारा क्या डेवलप होता है, टॉर्क। देखा होगा अगर किसी चीज पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है और किसी पेरिफेरी से वो किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उस पे क्या भी डेवलप हो जाता है, टॉर्क। और टॉर्क डेवलप होता है तो वो उसे क्या करने की कोशिश करता है, एसिलरेट, मतलब घुमाने की कोशिश करता है। या किसी चीज पे फोर्स डेवलप हो रहा है तो वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, किसी डायरेक्शन में, या एसिलरेट होने की तो कोशिश करेगा। सेम चीज यहाँ होता है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरी करने वाला वायर कुंडली है, और वो किस में रखी हुई है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, नॉर्थ टू साउथ पोल फिक्स मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कांस्टेंट है, लेकिन करंट यहाँ से फ्लो इसमें कर रहा है। जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो सेम चीज फोर्स क्यों एक्सपीरियंस हुआ ये सब हमें पता है कि जब करंट फील्ड से, मतलब इससे जाएगा तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसमें भी नॉर्थ साउथ पोल बन जाते हैं। जो नॉर्थ साउथ पोल, ये जो पहले वाला नॉर्थ साउथ जा रहा है, इसको क्या करता है, रिपेल करेगा, कोई अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से ये क्या स्टार्ट कर देगा, घूमने स्टार्ट कर देगा। तो यही फोर्स का डेवलपमेंट है। फोर्स जो ये एक्सपीरियंस करता है वो यही वाला फोर्स तो है, क्योंकि इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है और नॉर्थ वाला इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और ये कॉइल यहाँ क्या करने लगती है, घूमने लगती है। अब अगर फोर्स की डायरेक्शन किसी को निकालनी है तो लेफ्ट हैंड रूल से वो निकाल सकता है। जैसे हमने करंट कहा, ऐसे दिया हमने करंट, तो हमें करंट की डायरेक्शन पता है, करंट ये होती है ना, और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इसका मतलब फोर्स कहाँ है, अंदर की तरफ। तो ये कहाँ की तरफ घूमेगा, अंदर, मतलब ऐसे रखी है तो ऐसे जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, अंदर की तरफ। ऐसे यहाँ वाले में अगर निकाले तो ए भी हमने कह दिया, ए भी कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ घूमेगा। यहाँ पे करंट कैसे जा रही है, नीचे, लेफ्ट हैंड रूल ही लगाना है मोटर के केस में। और ये करंट जा रही है नीचे, करंट जा रही है नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो इसमें फोर्स कहाँ है, बाहर की तरफ। तो फोर्स आ गया बाहर, बाहर। अब इसमें बोर्ड में दिखा नहीं सकते, बस याद रखना ये अंदर जा रहा है, इन, और ये आउट, आउट। तो ये ऐसे है, ये अंदर जाएगा, ए बी, सी डी कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो सी डी हमारा कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो ऐसे ही अब ये क्या करता रहेगा, कंटिन्यूअस सप्लाई दे रहे हैं तो कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ ये क्या करता जाएगा, मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है। अब कोई कहेगा डीसी जो हमारी ये सप्लाई है अंदर जाके एसी कैसी हो गई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा होना चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो ये कैसे, इसमें हम कहेंगे कि ये चेंजिंग है। देखो जब ये ए बी घूमता है, घूम के ए बी अब अगली बार कहाँ चला गया, दूसरी तरफ जाएगा, पहले सीधे जाएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं करेगा तो जीरो पर, लेकिन तुरंत चेंज हो जाएगा ना। तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये कम्यूटेटर भी घूम के इधर आ जाएगा, और ये वाला कम्यूटेटर घूम के कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ब्रश वहीं रहेंगे, जिसकी वजह से ए बी में अभी करंट अगर नीचे है तो जब ये दूसरी तरफ इधर जाएगा तो दूसरी तरफ देखो करंट कहाँ आ रही है, अपोजिट हो जाएगी। यहाँ ऊपर है, दूसरी तरफ जब आएगा करंट कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही, मतलब जो सप्लाई है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रही है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं फ्लक्स की वैल्यू क्या होती रहती है, अंदर चेंज ही होती रहती है, अंदर कॉइल में एसी ही रहेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि कम्यूटेटर एसी को डीसी भी कर सकता है, डीसी से एसी भी कर सकता है। तो क्या प्रिंसिपल है बस इसका, कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन इट, इट एक्सपीरियंसेस अ, इट मतलब कॉइल, कॉइल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन इट and which develop torque and produce rotation in the coil, जिससे इसमें क्या होता है, टॉर्क डेवलप होता है, और जो क्या प्रोड्यूस करता है, रोटेशन प्रोड्यूस करता है। और फिर क्या लिख सकते हो,
कि रोटेशन प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है, कॉइल हमारी मतलब जो आर्मेचर है या रोटर है वो हमारा क्या करने लगता है, घूमने लगता है। रोटर हमारा क्या लगता है, शाफ्ट के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है। और शाफ्ट पे जो भी लोड लगाना है, जिस भी चीज को घुमाना है, कोई भी लोड, वो हम किस पे माउंट करते हैं, रोटर पे माउंट नहीं करते, किस पे माउंट करते हैं, शाफ्ट पे माउंट करते हैं। तो शाफ्ट पे बस हम ये पता होना चाहिए कि कितना टॉर्क डेवलप हुआ। तो जब जनरेटर का केस होता है तो हम क्या निकालते हैं, जनरेटेड वोल्टेज। जब किसका केस होता है, शाफ्ट का केस होता है, मतलब मोटर का केस होता है, तब हम क्या निकालते हैं, जनरेटेड टॉर्क, कितना टॉर्क डेवलप हुआ, या एक और डेवलप टॉर्क की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहां से किसका प्रिंसिपल समझ में आ गया, मोटर का प्रिंसिपल समझ में आ गया। मोटर ने क्या करा, करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, उस फोर्स से क्या कहा था, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, या तो BIL कहो, या फोर्स जो प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है, फोर्स हमारा जो प्रोपोर्शनल होता है वो B क्रॉस I के प्रोपोर्शनल होता है। इसी से ही हम क्या निकालते हैं, फोर्स की डायरेक्शन भी निकालते हैं, और हमें पता भी लग जाता है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है किसी कंडक्टर में, तो उसमें अपने आप ही क्या डेवलप हो जाता है, फोर्स, और वो घूमना स्टार्ट कर देता है। यहाँ DC हम देंगे, रोटेशन मिलेगी, वहां रोटेशन हमने दी थी, क्या मिल गया था, DC मिल गया था। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा आज, सर्किट देख लिया था मेन, DC का जनरेशन, DC की जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू, और AC जो DC मोटर है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पर हमने देख ली। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मोटर में कितना टॉर्क डेवलप हुआ, कितनी टाइप की हमारी DC मोटर होती हैं, और थोड़े बहुत इसके न्यूमेरिकल। इतना ही हमारा DC मोटर वाले चैप्टर में है। तो इस लेक्चर को हम इस टॉपिक के साथ यहीं पर खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।